Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. So in today's video, we will discuss about 4 mistakes which boys are doing in spouse selection. And ये mistakes arranged marriage, love marriage दोनों के केस में हो रही हैं. And बाद में जाकर यही mistakes reasons बनती हैं for a lot of marital conflicts. So कुछ belief systems बने हुए हैं society में regarding spouse selection which do not work anymore in 2024. तो इन मिस्टेक्स के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज के वीडियो में. एंड मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए एज अ बॉय रिगार्डिंग योर स्पाउस सेलेक्शन, रिगार्डिंग योर पार्टनर सेलेक्शन. तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऑन योर फैमिली ग्रुप्स, ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, बिकॉज़ बहुत लड़कों को इस मैसेजिंग की, इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली द बॉयज़ जिनकी अभी मैरिज होने वाली है. तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं. तो मिस्टेक नंबर 1 इज़ कुछ लड़के लड़की की फैमिली से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि लड़की तो बहुत ही रिच फैमिली से है. तो वो लड़की की फैमिली से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, बहुत इनामर्ड हो जाते हैं. उन्हें लगता है कि अगर उनकी शादी इस घर में हो गई तो फिर तो वो बहुत रिच होने वाले हैं. तो जो पूरा फोकस है वो लड़की से हट जाता है. लड़की की जगह पूरा फोकस लड़की की फैमिली पर ही चला जाता है. तो देखिए, आपको रियलाइज़ करना है, अगर आपके होने वाले ससुर जी बहुत रिच हैं, बहुत धनी हैं, तो वो जो पैसा है वो लड़की के भाई का है, वो दामाद जी का नहीं है. तो हो सकता है जो पहले फेस्टिवल्स होते हैं, पहले साल के जो फेस्टिवल्स होते हैं, पहली होली, पहली दिवाली, पहली लोहड़ी, तब शायद आपको बहुत कुछ मिलेगा एंड आपको लगेगा कि अरे आप तो रिच बन गए हैं, इतना कुछ मिल रहा है, वाओ मज़ा आ गया इस घर में शादी करके. तो पहले साल तो आपकी पार्टी चलेगी, बट पहले साल के बाद दैट पार्टी इज़ ओवर एंड फिर द बॉय थिंक्स कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ. 1 साल तक तो आई वॉज फीलिंग वेरी रिच, बट अब जो मेरी वाइफ है उसके घर से ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है, अब तो मामला थोड़ा नॉर्मल ही हो गया है, राइट. तो उसके बाद जो बॉय है वो तब रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ पर तो मामला अब नॉर्मल हो गया है, नाउ आई एम नॉट फीलिंग रिच एनी मोर. तो एज अ सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए एज अ बॉय अगर आप मुझे सुन रहे हैं, वेन एवर यू आर लुकिंग टू मैरी अ गर्ल, जस्ट हैव योर फोकस, कीप योर फोकस ऑन दैट गर्ल ओनली. आप उसकी फैमिली से इतना ज़्यादा इनामर्ड, इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड मत हो जाएं. बिकॉज देखिए, इट्स अ गुड थिंग अगर आप एक ऐसे घर में शादी करते हैं विच इज़ अ वेरी रिच फैमिली, बट वो बस बोलने एंड सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ मेरी शादी तो एक बहुत ही रिच घर में हुई है, रिच ख़ानदान में हुई है. उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, स्पेशली बियॉन्ड 1 ईयर तो आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है. तो डू मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. अब तो पहली मिस्टेक तो ये हुई थी कि जो बॉय हैं, जो लड़का है, वो लड़की की फैमिली से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है. दूसरी मिस्टेक क्या हो रही है, कुछ लड़के चाहते हैं कि जो पूरा का पूरा फोकस है लड़की वालों का वो उसके घर पर ही चला जाए. सो लेट्स से एक बॉय है, ही इज़ फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, बट जो लड़का खुद है, खुद वो लड़का एक MNC में जॉब करता है एंड उस लड़के की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है. अगेन टेकिंग अ हाइपोथेटिकल बट प्रैक्टिकल एग्जांपल. तो लड़का बहुत रिच फैमिली से है, खुद उसकी खुद की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है. तो अब ये जो लड़का है वो अपनी सैलरी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन ही नहीं करता है. सो शादी से पहले जो भी डिस्कशंस होती हैं लड़की वालों से, तो अगर लड़की वाले पूछते हैं उससे कि बेटा तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हारी अर्निंग्स कितनी हैं, तो लड़के का जवाब ये रहता है कि मेरी फैमिली के तो 2 अपार्टमेंट्स हैं गुड़गांव में, 2 अपार्टमेंट्स हैं गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड पर, 2 अपार्टमेंट्स हैं. एक अपार्टमेंट द्वारका एक्सप्रेस वे पर अंडर कंस्ट्रक्शन है, किसी जगह हमारे पास ज़मीन है, कहीं हमारी फैक्ट्री है. तो वो लड़का अपनी सैलरी के बारे में डिस्कशन नहीं करता है, हाँ अपनी फैमिली की वेल्थ के बारे में वो सब बता देता है लड़की वालों को, ताकि लड़की वाले ये चीज़ सुनकर इम्प्रेस हो जाएं, उसकी लड़के की फैमिली की वेल्थ से इम्प्रेस हो जाएं. अब देखिए, अगेन आपको रियलाइज़ करना है एज अ बॉय,
आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज फिर होता क्या है, जो लड़की आपसे फिर शादी कर रही है, शी इज़ मैरिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ द वेल्थ ऑफ योर फैमिली। एंड शादी के बाद वो लड़की रियलाइज़ कर लेती है कि अरे मेरे हस्बैंड की अर्निंग ज़्यादा नहीं है, मेरे हस्बैंड की अर्निंग तो बहुत कम है, हाँ उसकी फैमिली ज़रूर रिच है। तो फिर आप रियलाइज़ करेंगे एज अ हस्बैंड आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, बिकॉज आपकी जो अब वाइफ बन चुकी हैं, शी रिस्पेक्ट्स योर फैमिली, बट आपको एज अ हस्बैंड उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। एंड अगेन दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर रियलाइज़ करें। एंड एज अ सोल्यूशन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए आपकी जो खुद की अर्निंग्स हैं बस उस पर आपका पूरा हक है। बिकॉज आपके पापा जी के पास हो सकता है बहुत मनी है, ही इज़ अ वेरी रिच पर्सन, बट आपको अपने पापा जी से परमिशन लेनी पड़ती है कि पापा जी आप थोड़े पैसे मुझे दे दीजिए, राइट। तो आपके जो पापा जी के पैसे हैं उस पर आपका हक उतना नहीं है, राइट। तो जो आपकी अपनी अर्निंग्स है उस पर आपका पूरा हक है। तो आप लड़की वालों को अपनी अर्निंग्स के बारे में ही बताएं। आप ये मत बताएं कि हाँ आपसे पूछा गया कि आपकी सैलरी कितनी है एंड आप बता रहे हैं कि आपकी फैमिली की अर्निंग्स क्या है, आपकी फैमिली की वेल्थ क्या है। आप अपने अर्निंग्स के बारे में पूरा बताएं लड़की वालों को, एंड फिर उस अर्निंग के बेसिस पे जो लड़की आपको सेलेक्ट कर रही है, शी इज़ योर ट्रू मैच। तो ये था मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 3 क्या हो रहा है कुछ केसेस में, some boys are marrying a girl with liabilities. So again a hypothetical example, let's say as a boy you meet a girl, now she is working in a very high paying MNC job, but she is from a normal family. अब इस लड़की की सैलरी बहुत ज़्यादा है, मे बी 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, 3 लाख रुपीज़ पर मंथ, एंड उसकी फैमिली कुछ एक नॉर्मल फैमिली है। अब ये लड़की चाहती है कि वो अपने पेरेंट्स पर खर्चा करे। तो वो चाहती है कि उसके पेरेंट्स तो ऑल्टो चला रहे हैं, वो ऑल्टो से डिज़ायर पर आ जाएं। तो ये लड़की अपने सिबलिंग्स पर, अपने पेरेंट्स पर काफ़ी खर्चा करना चाहती है। एंड हो सकता है कि ऑलरेडी इस लड़की के नाम पर उस कार की EMI है, एक होम लोन की EMI चल रही है, एंड ये जो घर है वो उसके पेरेंट्स के नाम पर ही है, राइट। तो हो सकता है उस लड़की के ऊपर ऑलरेडी 2-3 EMIs चल रही हैं, अपने पेरेंट्स की या फिर अपने सिबलिंग्स की। अब इस चीज़ के ऊपर भी बहुत मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ये रीज़न बनता है फॉर लॉट ऑफ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स लेटर। सो एज अ सोल्यूशन आपको क्या करना है, आप पहले ही उस लड़की से पूछ लें जिससे आप शादी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। आप पहले ही पूछ लें कि हाँ जी आपके ऊपर लायबिलिटीज़ तो नहीं है कोई, आपकी फैमिली की, आपके पेरेंट्स की, आपकी सिबलिंग्स की। तो आप पहले ही क्लियर होकर पूछ लें, बिकॉज बहुत लड़के एज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा लेट से ये जो लड़की है शी इज़ अ वेरी हाई अर्निंग गर्ल, हो सकता है वो कमाती है 3 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो वो एज्यूम कर लेते हैं कि वो जो 3 लाख रुपए हैं महीने के वो उनकी फैमिली में ही आएंगे। बट हो सकता है वो जो लड़की है 3 लाख रुपए कमाती है पर मंथ, बट मे बी उसमें से 1.5 लाख रुपए तो ऑलरेडी लायबिलिटीज़ में जा रहे हैं। मे बी वो जो 1.5 लाख रुपए हैं 3 लाख में से ऑलरेडी होम लोन EMI में जा रहे हैं, कार EMI में जा रहे हैं, एंड वो होम लोन वो जो कार है, वो घर है, वो उस लड़की के नाम पर भी नहीं है। तो आप तो सोच रहे हैं कि हाँ जो जिससे आप शादी कर रहे हैं उसकी सैलरी है 3 लाख रुपीज़ पर मंथ, आपकी सैलरी भी फिर उससे ज़्यादा ही होगी, 3 लाख रुपए पर महीना, 4 लाख या 5 लाख रुपए पर महीना। आप तो सोच रहे हैं कि आप दोनों की मिला के 6, 7, 8 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी पर मंथ, बट उस लड़की की तो सैलरी का एक बहुत ही सब्सटैंशियल पार्ट ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऑलरेडी लायबिलिटीज़ में जा रहा है। तो ये डिस्कशन आप पहले ही कर लें, डू नॉट एज्यूम एनीथिंग। तो ये थी मिस्टेक नंबर 3। अब मिस्टेक नंबर 4, कुछ लड़के क्या करते हैं, वो खुद को कुछ ज़्यादा ही ओवर सेल कर देते हैं। तो ये जो बॉय हैं वो बोलते हैं कि मैं तो बहुत कूल हूँ, मैं तो बहुत खर्चा करता हूँ, मैं तो हर महीने घूमने जाता हूँ, कभी मनाली, कभी कसोल, कभी गोवा, कभी मसूरी, कभी ग्रीस, मैं तो हर महीने घूमने जाता हूँ। अब जो लड़की है जिससे इस लड़के की डिस्कशन हो रही है फॉर मैरिज, वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है एंड उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊपर चली जाती हैं। तो वो लड़की सोचती है कि ये जो मेरे होने वाले हस्बैंड हैं ये तो बहुत कूल हैं, ये तो एक डूड है, ये तो मुझे शादी के बाद हर महीने घुमाने लेके जाया करेंगे। अब देखिए शादी के बाद वैसा नहीं हो पाता है।
एंड क्यों नहीं हो पाता है, मे बी आप शादी से पहले एज अ ग्रुप जाते थे, इन योर बॉयज़ ग्रुप, इन योर बॉयज़ गैंग, तो तब हो सकता है आप पूरी ट्रिप कर लेते थे एंड आपका खर्चा आता था 15,000 रुपये पर हेड। बिकॉज़ आप जब बॉयज़ ग्रुप में जाते हैं आप ट्रेन से भी ट्रैवल कर लेते हैं, आप किसी लॉज में सस्ते से लॉज में ठहर जाते हैं, आपकी खाने पीने की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा वो नहीं होती कि आपको फ़ाइन डाइनिंग करनी है, आप कहीं भी नॉर्मल खाना खा पी लेते हैं, तो आपका खर्चा एक बहुत कम खर्चा आता है। लेकिन अब शादी के बाद जब आप अपनी वाइफ के साथ घूमने जाते हैं तब आपका खर्चा कुछ ज़्यादा आता है इस खर्चे से। बिकॉज़ अब आप वाइफ के साथ गए हैं, आप फ्लाइट से जाते हैं, आप 3 स्टार 4 स्टार में एकोमोडेशन लेते हैं, आप फ़ाइन डाइनिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, आप किसी डेस्टिनेशन पर जाते हैं। तो जब आप अपनी वाइफ के साथ जाएंगे हो सकता है आपका खर्चा आ रहा है डोमेस्टिक ट्रिप्स के लिए तो 1 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, इंटरनेशनल फॉरेन ट्रिप्स के लिए 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। तो डेफिनेटली जब आप इतना खर्चा करते हैं तो आप हर महीने तो घूमने नहीं जा सकते हैं। लेकिन उस लड़की की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शादी के बाद आप लोग तो हर महीने घूमने जाएंगे एंड आप एज अ बॉय उस एक्सपेक्टेशन को फिर मीट नहीं कर पाते हैं। तो अब ये लड़की सोचती है, वो दुखी हो जाती है कि अरे ये जो मेरे हस्बैंड हैं वो शादी से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब शादी के बाद मुझे घर पर ही बिठा के रखते हैं। एंड अगेन दिस लीड्स टू लॉट ऑफ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स। सो एज अ सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप खुद को इतना ज़्यादा ओवर सेल मत करें, आप सही स्टोरी बताएं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश मत करें। आप बहुत ज़्यादा अगर अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करते हैं बाद में इट कुड लीड टू लॉट ऑफ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स। आप पूरी स्टोरी बताएं कि हाँ मैं हर महीने घूमने जाता हूँ लेकिन हम तो बॉयज़ गैंग में जाते हैं, मेरा खर्चा आता है एक ट्रिप का 10,000 रुपये, 12,000 रुपये पर हेड। तो आप पूरी स्टोरी बताएं उस लड़की को जिनसे आप शादी की डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने वो 4 मिस्टेक्स डिस्कस करी जो बहुत बॉयज़ कर रहे हैं रिगार्डिंग देयर स्पाउस सिलेक्शन। अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है एज अ बॉय रिगार्डिंग योर पार्टनर सिलेक्शन। सो मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी फॉर ऑल ऑफ द बॉयज़ हु आर लुकिंग टू गेट मैरिड, प्लीज़ ट्राई टू मैरी अ गर्ल हु इज़ वर्किंग ऑलरेडी, बिकॉज दैट गर्ल विल रिस्पेक्ट योर हार्ड वर्क। एंड इनफैक्ट आप दोनों एक दूसरे के हार्डवर्क की रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज आप दोनों अगर वर्किंग है, अर्निंग है, आप दोनों जानते हैं कि वर्किंग एंड अर्निंग मनी इज़ अ टफ थिंग, इट्स नॉट ईजी, किसी से पैसे कमाना इट्स नॉट ईजी। तो आप दोनों समझते हैं कि आप दोनों का क्या हार्डवर्क है, क्या आप दोनों को करना पड़ता है टू अर्न दैट मनी, टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। तो प्लीज़ ट्राई टू मैरी अ गर्ल हु इज़ वर्किंग ऑलरेडी। अच्छा, कुछ लड़की वाले आपको बोलेंगे कि देखिए जी हमारी लड़की अभी पैसा नहीं कमा रही है लेकिन उसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आप उससे जॉब करवा लेना, आप उससे नौकरी करवा लेना। तो देखिए आपको रियलाइज़ करना है एज अ बॉय, आप शादी के बाद हस्बैंड बनने वाले हैं, आप एक प्लेसमेंट कंसल्टेंट नहीं बनने वाले हैं। तो आप ऐसा मत सोचें कि शादी के बाद आप अपनी जो ये वाइफ हो जाएंगी उनके पीछे पड़े रहेंगे कि डियर वाइफ कम ऑन, तुम जॉब करो प्लीज़, यू कैन डू इट, डियर वाइफ करो ना प्लीज़। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही प्रैक्टिकल बात, देखिए इस वजह से भी बहुत मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। बिकॉज़ ये जो हस्बैंड हैं वो सोचते हैं कि ये लड़की अभी शादी से पहले तो जॉब नहीं कर रही है, बट शादी के बाद मैं पूरी ट्राई करूँगा इसको जॉब करवाने की। लेकिन अब वो जो लड़की है जो अब वाइफ बन चुकी है, अगर वो जॉब नहीं करना चाहती हैं तो हस्बैंड उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं कि चलो तुम करो करो प्लीज़ करो। अगेन दैट लीड्स टू मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड रही बात फैमिली की, अगेन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहेगी एज अ बॉय, ट्राई टू मैरी अ गर्ल हु इज़ फ्रॉम अ सिमिलर फैमिली लाइक यू। कहीं ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट डू नॉट ट्राई टू मैरी अ गर्ल हु इज़ फ्रॉम अ वेरी वेरी रिच फैमिली। बिकॉज अगेन आपको सुनने बोलने में अच्छा लगेगा कि आपकी वाइफ तो बहुत अमीर ख़ानदान से है, बट आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। एंड डेफिनेटली डू नॉट मैरी अ गर्ल विद लॉट ऑफ लायबिलिटीज़। अगर वो लड़की है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ हैं, अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की, अपने सिबलिंग्स की, बहुत लोन्स चल रही हैं एंड उसके बहुत बड़े प्लान्स हैं कि मैं तो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ आगे करने वाली हूँ,
तो इट इज़ अ बिग रेड फ्लैग फॉर यू एज अ बॉय, एंड दिस वर्क्स बोथ द वेज। मैं आगे यहाँ पर अगर कोई गर्ल मुझे देख रही है इस वीडियो में, मैं आपको भी ये बताना चाहूँगा कि अगर एक लड़का है जिसके ऊपर अपनी फैमिली की बहुत लाइबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर लोन है, वो अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए बहुत खर्चा करना चाहता है, अगेन आप एज अ गर्ल आप थोड़ा सतर्क रहें कि यहाँ पर तो शादी के बाद पैसे को लेकर काफ़ी मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इट इज़ अ बिग बिग रेड फ्लैग। तो आई होप आज के वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे, एंड एज अ बॉय यू विल मेक अ नोट ऑफ दीज पॉइंट्स एंड यू विल ट्राई टू अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक्स। एंड ये बहुत ही इनोसेंट मिस्टेक्स हैं, सोसाइटी के कुछ इस तरह के माइंडसेट ऑलरेडी बने हुए हैं, बट दीज माइंडसेट्स डू नॉट वर्क इन 2024. So I hope you liked the content in this video. Do like it and do subscribe to the channel. इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें with as many people as you can. And thank you very much for watching this video. See you in the next one.